टिहरी के इस सफेद जंगल में तो लोग दिन में भी नहीं आते हैं। पुराने लोगों का मानना है कि यहाँ रूहानी ताकतों का कब्जा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ कोई खतरनाक जानवर रहता है, इसीलिए रूहानी ताकत होने की कहानी बनाई गई है ताकि कोई गलती से भी वहां ना आ जाए। नॉर्मल इंसान तो छोड़िए, कहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी उस जंगल में जाने से कतराते हैं, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। अरे क्या शालिनी यार, ये क्या बकवास वीडियो देख रही हो? हमने तुम्हें वैकेशन के लिए जगह देखने को कहा है, लास्ट डेस्टिनेशन नहीं। रोनित की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और शालिनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगती है। शालिनी और रोनित के अलावा वहां पर नेहा और आकाश भी होते हैं। असल में ये चारों पक्के दोस्त और 2 कपल हैं जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, और ये सभी अपने रोज की कॉर्पोरेट लाइफ से परेशान होकर कुछ दिनों का ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर जाएं तो कहां जाएं। अंत में सभी की सुई वादियों पर अटकती है और न जाने क्यों शालिनी उस जगह पर जाने की जिद करने लगती है जहां के खतरनाक एक्सप्लेनेशन को अभी अभी उसने देखा है। अरे ये रोनित सही बोल रहा है, देखो किसी अच्छी जगह चल लेते हैं, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये ब्रेक हमारा आखिरी ब्रेक हो जाए। क्या यार, तुम दोनों लड़के होकर भी फट्टुओं की तरह बातें कर रहे हो। मुझे तो शालिनी का आइडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। नेहा बेबी, हम कुल्लू मनाली नहीं, टिहरी के सफेद जंगल की बात कर रहे हैं। अरे जहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी जाने से डरते हैं, तो भला हम कैसे जाएंगे? जा सकते हैं, मेरा दोस्त साकेत वहीं पोस्टेड है। अच्छा, तो इसलिए जाना है क्योंकि तुम्हारा एक्स है वहाँ। ओहो रोनित, कॉलेज की बात थी वो, प्लीज चिल रहो। तो ये तय रहा कि हम टिहरी के जंगल में जाएंगे। शालिनी की बातें बेमन से ही सही, पर सब मान लेते हैं और टिहरी के जंगलों में जाने के लिए उनकी तैयारियां शुरू हो जाती है। रोनित अपनी 6 सीटर एसयूवी निकालता है और सब के सब रात में ही दिल्ली से हिमाचल की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में रुककर वो खाना पीना भी खाते हैं और चंडीगढ़ पहुंचने के बाद शालिनी का दोस्त साकेत भी उनके साथ हो लेता है। चूंकि रोनित गाड़ी चला रहा था और आकाश उसके साथ आगे बैठा होता है और दोनों लड़कियां पीछे बैठी होती हैं और साकेत भी उनके साथ ही पीछे बैठता है। शालिनी की बगल में साकेत को बैठा देखकर रोनित को जलन महसूस जरूर होती है, लेकिन वो गाड़ी चलाने पर ध्यान देता है। इधर आधी रात गुजर चुकी थी, दोनों लड़कियां सो चुकी थी। शालिनी तो साकेत के कंधे पर सिर टिकाकर सो जाती है और आगे आकाश भी झपकियां ले रहा होता है। रोनित लगातार रियरव्यू मिरर में शालिनी और साकेत को देख रहा था। इसी बीच उसकी गाड़ी के आगे से कोई ऐसे गुजरता है कि रोनित को एक जोरदार ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकना पड़ता है। आलम ये होता है कि गाड़ी ठीक वहां जाकर रुकती है जहां से सड़क खत्म और खाई शुरू होती है। अचानक ब्रेक लगने से गाड़ी इस कदर आवाज करती है कि वादियों में हर तरफ बस उसी की आवाज गूंज जाती है। रोनित तेजी दिखाते हुए गाड़ी को सेफ जगह पर पार्क करता है और उसके बाद सभी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और रोनित से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। पर रोनित चारों ओर देखने लगता है कि आखिर वो चीज क्या थी जो उसकी गाड़ी के सामने से अचानक गुजरी थी। वो जब पीछे गया तो देखा कि रोड पर नींबू और मिर्ची का गुच्छा पड़ा था जो रोनित की गाड़ी से कुचल गया था। रोनित ऊपर आसमान की तरफ देखता है और चांद के आगे काले बादल छा जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद उसे किसी अनहोनी होने की आशंका होने लगती है। वो भागते हुए गाड़ी में जा बैठता है और सभी को गाड़ी में बैठे रहने को कहता है। रोनित गाड़ी में तो बैठ गया, लेकिन वो पसीने से बुरी तरह सराबोर हो जाता है। आई थिंक रोनित, तुम्हें आराम करना चाहिए, आगे का रास्ता मेरा है, पीछे आ जाओ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। साकेत की बात सुनकर रोनित पीछे चला जाता है और गाड़ी आगे चल पड़ती है। गाड़ी अब हिमाचल की सफेद वादियों में जा पहुंचती है। सड़क के दोनों तरफ
नुकीले पेड़ और बर्फ की चादर से ढके होने के कारण सफेद हो चुके थे और धीमे धीमे बर्फीले तूफान का भी आगाज हो रहा था। ये समझ पाना मुश्किल था कि उनके आने से बर्फीला तूफान शुरू हुआ था या वो बर्फीले तूफान के आतंक में घुसे जा रहे थे। जो भी हो, आगे का मंजर उस अंधेरी बर्फीली रात में विकराल होते जा रहा था। वो आगे टिहरी के सफेद जंगल में घुसते ही जा रहे थे कि तभी एक बड़ा पेड़ उनके आगे आ गिरता है और गाड़ी ब्रेक के बावजूद फिसलते हुए पेड़ से जा टकराती है और टिहरी के सफेद और सुनसान जंगल में इंडिकेटर की गूंज ऐसे सुनाई पड़ती है कि एक पल में जंगल का सन्नाटा कोलाहल में बदल जाता है। अचानक से हुए इस एक्सीडेंट से गाड़ी को बहुत नुकसान हो जाता है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि साकेत के मुताबिक वो अपने डेस्टिनेशन के बहुत करीब आ गए थे और आगे का सफर अब उन्हें चलकर ही तय करना था। अरे टेंशन मत लो, अभी के मौसम में पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता रहता है। अब आगे क्या साकेत? रोनित की तबीयत भी कुछ सही नहीं लग रही है। देखो, जहाँ हमें पहुँचना था हम उसके बहुत ही करीब है, तो जरूरी सामान उठाओ और चलो चलते हैं। हमें वापस लौट जाना चाहिए यार। अब अभी वापस कैसे? मुझे किसी अनहोनी की आहट आ रही है। रोनित, मत भूलो कि साकेत है यहाँ, कुछ नहीं होगा। शालिनी की बात सुनकर रोनित कुछ नहीं कह पाता और सभी जरूरी सामान उठाकर सफेद जंगल से होते हुए सफेद रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और अपना टेंट लगा लेते हैं। लेकिन उनके पास 2 ही टेंट होते हैं, तो ये तय होता है कि नेहा और आकाश एक टेंट में और रोनित, शालिनी और साकेत दूसरे टेंट में एक साथ रहेंगे। रात काफी हो जाती है, लेकिन फिर भी सभी टेंट के बाहर बैठकर शराब पी रहे होते हैं और उनके बीच में अलाव जल रहा होता है। सभी एक दूसरे के साथ चिल कर रहे होते हैं, लेकिन रोनित एकटक बस जलते हुए अलाव को ही देखे जा रहा था। नेहा और आकाश अपने टेंट में चले जाते हैं, फिर साकेत भी दूसरे टेंट में चला जाता है। शालिनी रोनित से भी अंदर चलने को कहती है, लेकिन वो कुछ देर बाहर ही बैठने की बात करता है, जिसके बाद शालिनी भी टेंट के अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाने के कुछ देर बाद आसमान में एक रहस्यमयी चमक उठती है और रोनित को फैले हुए सफेद चादर पर कहीं दूर एक आकृति नजर आती है। वो डरकर आंखें मूंद लेता है और जब आंखें खोलता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो आकृति ठीक उसके सामने ही है और वो डर से गिर पड़ता है, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं होता है। वो भागते हुए अपने दोस्त आकाश के टेंट पर जाता है और उसे बुलाता है, पर वो दोनों सो रहे होते हैं। तभी वो अपने टेंट की तरफ बढ़ता है और अंदर का नजारा देखता है तो उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है। शालिनी के कपड़े टेंट में इधर उधर पड़े होते हैं और वो खुद साकेत के साथ चादर के नीचे हिचकोले ले रही होती है और इससे पहले कि रोनित कुछ कह पाता, उसके कंधे पर एक अजीब हाथ आता है और जैसे ही वो पीछे घूमता है उसे कोई अपनी ओर खींच लेता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। रोनित की तेज आवाज सुन आकाश और नेहा टेंट के बाहर आ जाते हैं और रोनित को आवाज लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ शालिनी भी अपने कपड़ों को संभालते हुए बाहर निकलती है, लेकिन किसी को भी रोनित नजर नहीं आ रहा था। फिर भी वो चारों अपने हाथ में टॉर्च लेकर बर्फ से ढके सफेद जंगलों में निकल पड़ते हैं। शालिनी न जाने साकेत के कान में क्या फुसफुसा रही होती है, पर आकाश और नेहा को रोनित की बहुत फिक्र हो रही थी। वो लगातार रोनित को आवाज दे रहे थे। मुझे लगता है हम बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। इस ठंड में वो आसपास ही गया होगा, आ जाएगा। बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हें ठंड लग रही है ना, तो वापस अंदर चली जाओ। वो हमारा जिगरी दोस्त है। लुक, वो मेरा बंदा है। अच्छा, तो उसे बाहर छोड़कर तुम अंदर क्या कर रही थी? प्लीज गाइस, हमें झगड़ने की जगह रोनित को ढूंढना चाहिए। नेहा के इतना कहते ही सब शांत हो जाता है और वो सब वापस से रोनित को ढूंढने लगते हैं। तभी नेहा का पांव कहीं धंस जाता है। वो टॉर्च घुमाकर नीचे देखती है तो डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है
क्योंकि उसका पांव एक नरकंकाल के सीने में जा धंसता है। और जब वो टॉर्च की रोशनी को आगे करती है तो हर जगह नरकंकाल ही फैले होते हैं। इस भयानक मंजर को देखकर सभी की आंखें डर से फटी की फटी रह जाती हैं। और तो और उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि एक कदम भी आगे बढ़ सके। तभी वहां उन्हें छोटे पांव के निशान के साथ एक बड़े पांव का निशान भी दिखाई देता है, जो किसी नॉर्मल आदमी के पांव के निशान से काफी बड़ा था। तभी शालिनी बोलती है, वेंडिगो, इतने बड़े पांव का निशान सिर्फ उसका ही हो सकता है। मतलब रोनित। रोनित क्या शालिनी? अगर ये पांव का निशान वेंडिगो का है तो रोनित अब तक नरकंकाल में बदल गया होगा। हमें अभी यहाँ से लौट जाना चाहिए। इतना कहते ही शालिनी और साकेत वहां से लौट जाते हैं, लेकिन नेहा आकाश के हाथ को जोर से पकड़ती है और कहती है, मुझे पता है तुम अपने दोस्त को इस तरह छोड़कर नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आकाश ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और नेहा का हाथ पकड़ बिखरे हुए नरकंकालों के बीच से होता हुआ आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर चलने के बाद उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। वो तेजी से आवाज की तरफ भागने लगते हैं और देखते हैं कि एक बड़े पेड़ के नीचे रोनित कराह रहा होता है। उसके कंधे पर गहरा जख्म होता है और तो और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। रोनित, रोनित मेरे भाई, ये क्या है? आकाश, नेहा, वापस लौट जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी कुछ हो। तेरे बिना तो नहीं। हाँ। आकाश रोनित को कंधे पर उठा लेता है और यहाँ से निकलने को होता ही है कि तभी ऐसा लगता है कि सामने एक पेड़ हिल रहा है, पर वो पेड़ नहीं बल्कि वेंडिगो होता है। एक ऐसा दानव जो किसी सूखे पेड़ के आकार का है। नुकीले नाखून, तेज धारदार दांत, उसकी आंखें किसी लाल लैंप की तरह चमक रही थी और शरीर पर जगह जगह ऐसे जख्म थे जैसे कि वो सड़ रहा हो। वेंडिगो इस बार रोनित को नहीं बल्कि नेहा और आकाश को देख रहा था और चीखते हुए जैसे ही वो वेंडिगो नेहा को पकड़ने के लिए झुकता है, रोनित उसकी आंखों में पास में रखी हुई लकड़ी डाल देता है, जिसके बाद वेंडिगो चीखने लगता है, पर दर्द में नहीं बल्कि गुस्से में। इस बीच नेहा और आकाश रोनित को वहां से लेकर निकल जाते हैं और किसी भी तरह भागते हुए वापस टेंट के पास पहुंच जाते हैं, जहां शालिनी और साकेत अलाव जलाकर बैठे होते हैं और उनके हाथ में मशाल होती है। रोनित को जिंदा देखकर उन दोनों की भौहें कम जाती है। बेमन से शालिनी उनके पास आ ही रही होती है कि तभी आकाश उसे रोक देता है और इससे पहले कि शालिनी कुछ कह पाती, वेंडिगो की इतनी तेज आवाज सुनाई देती है कि वहां की जमीन और हवाओं में सरसरी दौड़ जाती है। शालिनी और साकेत हाथ में मशाल लेकर आगे बढ़ते हैं। वेंडिगो आग से डरता है। साकेत, ध्यान से, हाथ से मशाल ना छूटे। शालिनी ने इतना ही कहा था कि वेंडिगो ने एक जोर का हाथ मारा और उस झटके से साकेत गिर गया। उसके हाथ से मशाल छूट गई। इससे पहले कि साकेत दोबारा से मशाल उठाता, वेंडिगो ने उसे पांव से खींचा और एक ही झटके में उसकी दोनों आंखें निकाल दी और फिर साकेत को ऐसे नोचने लगा कि देखते ही देखते उसका मांस भरा शरीर नरकंकाल में बदल गया। साकेत का ये हाल देखकर शालिनी के हाथ से मशाल छूट गई और वो वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। वेंडिगो अब साकेत के नरकंकाल को छोड़ शालिनी की तरफ देखता है और खून लगे मुंह के साथ शालिनी की तरफ अपने दोनों हाथ और पैरों को बढ़ाने लगता है और ऐसे गुर्राने लगता है कि जैसे सबको नोच खाएगा। वेंडिगो अचानक से रोनित की तरफ देखता है और फिर सीधे शालिनी की ओर झपकता है, लेकिन इसी बीच रोनित मशाल उठाता है और वेंडिगो के मुंह में घुसा देता है। रोनित के इस हमले से वेंडिगो इस बार गुस्सा नहीं था बल्कि सच में दर्द से करहा रहा था।
और फिर छटपटाते हुए वहीं जल रहे अलाव पर जा गिरता है। वेंडिगो उस अलाव पर गिरने के बाद ऐसे धू धू करके जलने लगता है जैसे उसी अलाव का हिस्सा हो। उसकी चीख से पूरा जंगल कांप उठता है और फिर आकाश रोनित से कहता है, रोनित, चल भाई यहाँ से निकलते हैं। आकाश, तुम लोग यहाँ से निकलो। और तुम? मेरा छोड़ो शालिनी, वैसे भी हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है, चली जाओ यहां से। रोनित ये सब कहते हुए बड़ी ही अजीब सी हरकत कर रहा था। कभी उसकी गर्दन मोड़ रहा था तो कभी अपने हाथों को। उसका शरीर ऐसे अकड़ रहा था जैसे टूटकर बिखर जाएगा। दूसरी तरफ अब शालिनी साकेत के मरने के बाद वापस से रोनित से जा चिपकी और ऐसे रोने लगी जैसे उसे रोनित की कितनी फिक्र हो। शालिनी, अगर तुम मेरे से इतना ही प्यार करती हो तो मेरे साथ यहीं रुक जाओ और इन दोनों को जाने दो। हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आकाश इतना ही कहता है कि रोनित शालिनी को धक्का देता है और आकाश को अपनी तरफ खींचता है और उसके कान में कुछ कहता है कि उसकी आंखें फट जाती है। फिर नम आंखों के साथ वो नेहा को वहां से लेकर निकल जाता है। वो जब जंगल में काफी दूर निकल जाते हैं और एक बस स्टैंड पर रुककर बस के आने का इंतजार करने लगते हैं, तब नेहा मायूस होकर पूछती है, आखिर तुम रोनित को उस शालिनी के साथ अकेले कैसे छोड़ सकते हो? क्योंकि वो अब हम में से एक नहीं रहा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है उसने मेरे कान में क्या कहा? इसके बाद आकाश बताता है कि वेंडिगो एक श्रापित दानव है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, और अगर कोई उसे मारने की कोशिश करता है या मार देता है तो वो फिर अगला वेंडिगो बनकर उस श्राप को झेलता है। और अब रोनित भी एक वेंडिगो बन चुका है। मतलब शालिनी? उसे उसके किए की सजा मिलेगी।